और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। 12 जून यानी कल हिमाचल विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। कल चलेगी हिमाचल विधानसभा के बाल सत्र में बच्चों की सरकार। जी हां, 68 बाल विधायकों में से 13 कैबिनेट मंत्रियों का चयन हुआ है, 3 राज्य मंत्री हैं, 4 संसदीय सचिव का भी चयन हुआ है और सबसे अहम कि बाल मुख्यमंत्री के लिए पहले ही चुनी जा चुकी हैं जानवी। तो कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। न्यूज 18 JKLH पर लगातार हम आपको कार्रवाई दिखाएंगे कि किस तरह से हिमाचल विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है और सबसे अहम यह कि बाकायदा इनका चुनाव हुआ है, कैबिनेट का बाकायदा चुनाव किया गया है। 68 बाल विधायकों में से 13 कैबिनेट मंत्री हैं जिनका सिलेक्शन किया गया है। जानवी सीएम के तौर पर पहले ही चुनी जा चुकी हैं। इसके अलावा 3 राज्य मंत्री हैं, 4 संसदीय सचिव भी हैं। इन बच्चों ने लगातार कई दिनों से सरकार के कामकाज को जाना है, करीब से समझा है और कल का दिन सभी के लिए बेहद अहम रहने वाला है। आपको बताएं कि राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसी दूसरा रियासत है जहां पर बाल सत्र का ये आयोजन किया जा रहा है और लगातार इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वेबसाइट को लॉन्च किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर हमला बोला और पूर्व सरकार की निवेश नीति पर सवाल उठाए। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम जमीन बेच दी, जिसमें 10 रुपए बीघे के हिसाब से उद्योगपतियों को जमीनें दे दी गई, लेकिन अभी तक एक भी उद्योग नहीं लगा है। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, फाइनेंस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, तो प्रदेश की परिस्थितियां को देखकर ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो बहुत बदहाली के दौर से गुजर रही है। आज भी ऐसी ही स्थिति है। आप देखते होंगे कई जगह पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, कई जगह पे समय पर नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ऐसी व्यवस्था पिछले 40 साल से चला रही थी जिसने प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में कभी सोचा भी नहीं। हमारी आर्थिक संपदा लूटती गई, हमें पता भी नहीं लगा और आज हम आर्थिक बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों उद्योगपतियों की मीटिंग में कभी मैंने कहा कि हमने अपनी संपदा को लुटा दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसी इन्वेस्टमेंट नीति पिछली सरकार लाई जहां हमारी जगह कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को दे दी गई और अभी तक उद्योग एक भी नहीं लगा। 1000 करनाल जगह 40 लाख की लीज पर दे दी जाती है, यानी कि उसकी अगर एक बीघे की कीमत लगाई जाए तो 10 रुपए बीघा के हिसाब से वो दे दी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश विकास कहां का? एक और अहम खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जिला अध्यक्षों की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि निष्क्रिय कार्यकर्ता पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे, वहीं सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह दी जाएगी। इसके अलावा आगे के फैसले जिला अध्यक्षों की फीडबैक पर ही लिए जाएंगे। यहां प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं को एकजुट होने के भी निर्देश जारी कर दिए। जो प्रधान लोग जिन्होंने अपना कार्य पिछले चुनावों में किया उनका आभार भी व्यक्त करना है और साथ साथ में हमारा जो ये 2024 का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी को लेकर भी इन लोगों को गाइडलाइन भी देनी और इनसे फीडबैक भी लेनी है कि किस तरीके से हमें पार्टी को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें कमज़ोरी नज़र आती है और कहाँ हम मजबूत है, वो ये फीडबैक इनसे लेंगे और उसी के आधार पर इनको भी हम आज ये कहेंगे कि अब बहुत कम समय रह गया अगले इलेक्शन के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने भी चुनाव में की तैयारी में जुटना है और उस काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको हमने संगठन में कोई ना कोई पदभार देना है
जो लोग निष्क्रिय रहे, जिन्होंने कोई भी योगदान पार्टी के लिए नहीं किया, उनको भी पदभार मुक्त किया जा सके। हमने बार बार उनसे प्रश्न किया कि आप हमारे जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने में आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई कम करने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात है। पर जितनी बार हम ये प्रश्न उनसे करते हैं तो कभी भी उन्होंने इसका सही जवाब देने का प्रयास नहीं किया। अब ये देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक है तो ये आकर अपने 9 साल का गुणगान तो करेंगे ही, पर हमें भी अपनी फील्ड में इसी तरीके की तैयारी करनी है और जाकर फील्ड में लोगों को सच्चाई बताने की आवश्यकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल नूरपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा नूरपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नड्डा के दौरे को लेकर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रभारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि नूरपुर में सभी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोश के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। जहां कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नड्डा जी ये हमारा जिला का नवनिर्मित कार्यालय है, इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इसी कार्यालय का शिलान्यास भी नड्डा जी ने किया था और उद्घाटन भी नड्डा जी के कार्यक्रमों का हो रहा है। कल सुबह 10 बजे इस कार्यालय में पहुंचेंगे और इसका पूजन करके विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस जो जिला नूरपुर का भाजपा का भव्य कार्यालय बना है, इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और इस उद्घाटन के सिलसिले में पूरे जिला नूरपुर में एक सभी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है और बड़े जोश के साथ आदरणीय नड्डा जी का यहाँ स्वागत भी होगा और एक बहुत भव्य जनसभा इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी 20/7 काम करने वाला दल है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के मोड में होती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वाइब्रेंट संगठन है, इसमें बहुत पहले से हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे जनसंपर्क महाजनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, हमने बूथ सशक्तिकरण अभियान पिछले 1 महीने से चालू कर दिया है और अब उस के बीच में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम आया, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा जो एक कार्यक्रम है, जो जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम है, उसको धार देने के लिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी नूरपुर जिला में आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल से 14 जून तक हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है, क्या खास कार्यक्रम रहेगा, इसकी जानकारी दी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कर्णनंदा ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल हिमाचल दौरे पे आ रहे हैं। 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक ये दौरा हिमाचल प्रदेश का उनका रहेगा और संगठनात्मक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा जो है हिमाचल प्रदेश का जगत प्रकाश नड्डा जी का रहने वाला है। कल सुबह वह जिला संगठनात्मक नूरपुर पहुंचेंगे, वहां पर जिला नूरपुर के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके उपरांत वह जसूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत वह ब्रजेश्वरी माता मंदिर मत्था टेकेंगे, ज्वालाजी माता के मंदिर मत्था टेकेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के साथ एक शिष्टाचार भेंट करेंगे। अंत में 12 तारीख को हमीरपुर में ही कोर ग्रुप का एक बैठक होगा, जिसके अंदर आगामी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की डिस्कस होगी। भांग की खेती को लीगल करने के लिए विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी ने कुल्लू में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक केवल सिंह पठानिया, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज, सुरेंद्र शौरी और पूर्णचंद ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान कुल्लू जिले के सैकड़ों पंचायत के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सुर में भांग की खेती को लीगल करने की मांग सरकार से की। भांग की खेती को लेकर हमारे सरकार ने जो है एक सर्वदलीय कमेटी का जो गठन किया है और इस कमेटी को ये दायित्व सौंपा गया है कि भांग की खेती
किया जा सकता है या क्या उपयोगिता उसका रहेगा, क्या कानूनी पहलू है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक कमेटी का गठन हुआ है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और काम किया है कि पहली बार जो इस कमेटी को हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जनता की राय लेने का भी जो है दायित्व दिया है। तो इसी संदर्भ में आज हमने शुरुआत की है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कुल्लू से ये शुरुआत हुआ है। आज जो यहाँ पर जन समर्थन हमें मिल रहा है, सारे चुने हुए पंचायती राज के प्रतिनिधि, जिसमें 200 से ऊपर पंचायत के प्रधान यहाँ स्वयं आकर उन्होंने प्रस्ताव के रूप में इसका समर्थन किया है। तो वाकई हमें ये लग रहा है कि इसका व्यापक जो है लोगों के अंदर जो है जानकारी भी है। इसका जो मार्केट है वो हज़ारों करोड़ में है। और हमारे पड़ोसी राज्य अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो उत्तराखंड में पॉलिसी नहीं आनी थी, मध्य प्रदेश में पॉलिसी नहीं आनी थी। तो आज तो कंपटीशन का ज़माना है और हिमाचल का नाम सबसे अच्छा है इस खेती के लिए। विदेशों से लोग आने को तैयार हैं। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो पड़ोसी राज्य उसका फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जैसे केंद्र सरकार भी कह रही है, मेडिकल रिसर्च होना आवश्यक है और साथ ही साथ जो हिमाचल का यूनिक प्रोडक्ट है उसकी जीआई टैगिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाएं, जीआई टैगिंग करवाएं और उसके बाद उस प्रोडक्ट का पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हो और फिर हम लोगों को लीगलाइज तरीके से इसको उगाने के लिए प्रेरित करें। रही मेडिकल की बात, तो भांग का जो पौधा है उसका एक प्रोडक्ट जिसको चरस कहा जाता है, केवल वो एनडीपीएस एक्ट की वजह से प्रतिबंधित है। बाकी ओवर द ईयर इसका ऐसा टैबू बन गया है कि लोगों को लगता है कि भांग जब भी शब्द आए तो मीन्स नशा। ऐसा नहीं है। भांग के पौधे के नशे के अतिरिक्त तो बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आप यहाँ स्टॉल लगे उनको भी देख सकते हैं कि कपड़ों से लेकर तेल, साबुन, पानी, वो बहुत सारी चीज़ें, ईंटें, जूते, हर चीज़, कागज़। तो ऐसी स्थिति में जैसे जिन प्रोडक्ट के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है, जंगलों का कटान भी। और अपना हिमाचल की खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चल लौटेंगे। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना से कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार 6 महीने में ही विफल हो चुकी है और सीएम मंत्रियों के साथ कांग्रेस के सभी विधायकों के हाथ पैर फूल चुके हैं। देखिए, केंद्र सरकार बिना भेदभाव हिमाचल प्रदेश के लिए, जब वीरभद्र जी की सरकार थी तब भी हजारों करोड़ रुपए थी। जयराम जी की सरकार के समय भी हजारों करोड़ और अनेकों योजनाएं थी और अब भी कहीं कोई कमी नहीं। बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, हजारों करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी हजारों करोड़ रुपए के जो बजट अप्रूव हुए हैं। क्या वो भेदभाव है? मुझे लगता है जब राज्य की सरकार के हाथ पैर 6 महीनों में फूल गए तो आरोप की राजनीति करने लगे। जनता ने 5 साल सेवा का मौका दिया है। मैं आशा करता हूं कांग्रेस के जिन अनुभवी नेताओं के हाथ में कमान है वो प्रदेश को कर्जे से बाहर भी निकालेंगे, विकास भी करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां के
कंदरौर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विधायक त्रिलोक जामवाल के सहयोग से दूसरे नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। यहां जयराम ठाकुर ने जांच शिविर आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्री की सराहना की, साथ ही यहां उन्होंने सुक्खू सरकार पर भी हमला बोला। जनता इस बात की है कि सुबह के पहले 3 घंटों में ही रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1800-1900 पार कर गया, यानी कि आज भी लगभग 3000 से ज़्यादा लोग अपना नेत्र जांच भी करवाएंगे, निशुल्क करवाएंगे और मुफ्त में चश्मे भी पाएंगे। ये प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, गरीब और ज़रूरतमंद पर बोझ ना पड़े और सुविधाओं को उनके घर घर तक पहुंचाया जाए। आपको याद होगा, राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री थे, तो हिमकेयर योजना का लाभ भी प्रदेश के लाखों परिवारों को मिला। इसी तरह से ही देश की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत 60 करोड़ लोगों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला। एम्स, पीजीआई मेडिकल कॉलेज से लेके अन्य अस्पतालों की सुविधा केंद्र और राज्य की सरकारों ने मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा जी ने दी। ये अपने आप में दिखाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व योगदान है, चाहे वो केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश में जयराम जी की सरकार। मैं सबसे पहले तो भाई अनुराग ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहाँ बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में त्रिलोक जामवाल जी के इलाके में यहाँ ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सा का जो शिविर लगाया गया है, और ये प्रयास में मैं कह सकता हूँ कि बहुत पुण्य का काम है और प्रयास संस्था को भी बहुत बधाई देता हूँ मैं। और लगातार इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार के सेवा के कार्य, स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को बेहतर ढंग से मिल सके, उस दृष्टि से अनुराग ठाकुर जी ने बहुत बेहतरीन काम किया और हिमाचल प्रदेश में भी और जगह भी इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। और प्रयास संस्था के इस प्रयास को भी मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत। 6 महीने का कार्यकाल वर्तमान सरकार का आज वो पूरा आज 11 तारीख पूरे 6 महीने पूरे, और 6 महीने के कार्यकाल में चारों तरफ निराशा का एक माहौल। आउटसोर्स कर्मचारी निकाल दिए गए। हेल्थ सेक्टर में जो कोविड के दौरान जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया, आउटसोर्स में नर्सिस हैं, उसमें फार्मासिस्ट हैं, उसमें वार्ड बॉयज़ हैं, उनको 6 महीने से लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग बच्चे हैं जिनको 6 महीने से सैलरी मिले, पैसा मिले। सचमुच में चिंता का विषय है और मैं उम्मीद करता हूँ, खासतौर से आज तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवाएं दे रहे हैं उनके प्रति सरकार को गंभीरता से उनके लिए मदद के लिए आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। और 6 महीने के इस कार्यकाल में सचमुच में एक बहुत बड़ी निराशा की एक बात सब जगह देखने को मिली। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा केंद्र में सत्ता में आएगी। पार्टी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत पाउंटा साहब पहुंचे सुरेश कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। लक्ष्य यही है कि 9 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा गया, 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण कर माता बहनों की इज्जत का बरकरार रखा गया। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से 11.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये उनके खातों में डाला जाता है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री के आवास बनाकर गरीबों को घर देने का काम किया गया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने देखा कोविड की महामारी के समय में 140 करोड़ लोगों के देश में 3 डोज वैक्सीन के फ्री दिए गए और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 दाल देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के समय में और 28 महीनों से लगातार चला हुआ है। तो ये सारी उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना, आम जन तक पहुंचाना, इसी लक्ष्य के साथ हमारा ये कार्यक्रम पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में और आज पाउंटा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से
जो लक्ष्य हम लेकर चलें कि 2047 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2024 में फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और पिछली बार 303 इस बार 400 के पार, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा आज का ये कार्यक्रम कोंटा विधानसभा क्षेत्र। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने कहा है कि सुक्खू सरकार सेवा और समर्पण की भावना से काम कर रही है। इसके लिए जन भावनाओं और इलाके की जरूरतों के हिसाब से विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बात कृषि मंत्री ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भलाड़ और आंबल पंचायत में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। जिसके माँ और बाप जिस बच्चे के मर गए हैं, उसकी माँ और उसका बाप ही सरकार है। अगर कोई बच्चा जो है वो अपनी दादी के पास रहना चाहता है और उसको वो पढ़ाई लिखाई करवाना चाहते हैं, उसको हर महीने 4,000 रुपया सरकार देगी और उसके स्कूल का पूरा खर्चा, वर्दी का खर्चा, खान पान का खर्चा सरकार देगी। अगर वो नानी के पास रहना चाहता है तो पूरा 4,000 रुपया जो हर महीने नानी को दिया जाएगा ताकि उस बच्चे की वो पालन पोषण करे और अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाए। 20 पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया जिसमें जायका के लोग काम करेंगे, आत्मा प्रोजेक्ट के लोग काम करेंगे, चाहे डंगे लगाएं, चाहे वर्षा के पानी को इकट्ठा करें, चाहे आपके एक खेत पे जा करके आपकी खेती बाड़ी का कार्यक्रम है उसको बदलने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। गग्गल में जो हमारा सबसे बड़ा प्लांट है दूध का, वहाँ पर उसको लेकर के जाएंगे और उस दूध से सिर्फ दूध नहीं बेचेंगे, वो दूध से उससे हम दूध का पाउडर बनाएंगे, वो दूध से दही बनाएंगे, उस दूध से जो है वो हम जो है वो पनीर बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, उस दूध से जो है वो चॉकलेट्स बनाएंगे, उस दूध से हम टॉफीज बनाएंगे। एक सबसे बड़ा कारखाना जो है वो ढगवार के पास पहले लगा, इससे भी हम बढ़िया कारखाना जो है वो लगाएंगे और इससे जो डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उससे पैसे लेकर के डेनमार्क गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके एक बहुत बड़ा दूध का कारखाना बनाएंगे। सोलन से खबर है जहां स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शूलनी मंदिर के गेट का लोकार्पण किया। इस गेट का शिलान्यास भी 2020 में धनीराम शांडिल ने ही किया था। इस गेट के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई है और ये गेट अब यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। हाँ, कभी कभी देव कार्यों का भी अपना समय होता है। शायद मां शूलिनी को ऐसा ही आशीर्वाद देने का समय आया होगा। ठीक कहा आपने कि किसी भी काम को, तो खैर देव कार्य है, कोई भी काम ठीक गति से होने चाहिए और समय पर समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में और आजकल के संदर्भ में मां शूलिनी को के ही नाम से ये शहर बना है और मां शूलिनी की आराधना हम सभी करते हैं। अगर इसे और भव्यता प्रदान की जाए और हम सचमुच ऐसे दौर में जिससे हम गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे भजन कीर्तन और इस प्रकार की मैं समझता हूँ कि सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन और अर्चना पूजा में विश्वास करेंगे तो कई प्रकार के गलत रास्तों से, खासकर नशे की वृत्ति से दूर रहेंगे। एक अच्छे स्वभाव के बनते हुए आपस में प्यार ज़्यादा बढ़ेगा और धर्म और संस्कृति के रास्ते पर चलने से ही मैं समझता हूँ हमारे आने वाली जनरेशन को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।